नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो लिटरली हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, हमारी करेंसी। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, फिजिकल मेटल के सिक्कों से लेकर आज के इस कटिंग एज डिजिटल कोड तक का जो सफर रहा है ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के इंडियन करेंसी के इस इतिहास और इसके सबसे नए रूप यानी डिजिटल एरा को समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। और इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारी करेंसी का सफर ना 6th सेंचुरी BCE में मौर्यन एम्पायर के पंचमार्क सिक्कों से शुरू हुआ था। फिर फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1540 में शेर शाह सूरी ने पहला चांदी का रुपया इंट्रोड्यूस किया, जिसने प्रैक्टिकली आज के आधुनिक रुपए की नींव रखी। उसके बाद 1861 में पेपर मनी का दौर आया, जिसने ट्रांजैक्शंस को कितना आसान बना दिया, राइट। और अब 2022 में हमने ई-रूपी का लॉन्च देखा। आपको शायद लगे कि एकदम से अचानक आ गया, बट एक्चुअली ये ई-रूपी सदियों पुरानी इस कहानी का एक बहुत ही लॉजिकल अगला चैप्टर है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 49.8 बिलियन रुपीस। यस, बिलियन। ये एक इतनी बड़ी रकम है कि कोई भी हैरान रह जाए। और जानते हैं ये क्या है? ये एक्चुअली वो अनुमानित खर्च है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI हर साल, लिटरली हर साल, सिर्फ फिजिकल पेपर कैश को प्रिंट करने, उसे मैनेज करने और पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने पर लगाता है। सोचिए, फिजिकल कैश को जिंदा रखने के लिए हमारी इकोनॉमी पर कितना बड़ा फाइनेंशियल बोझ पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हम तो फोन से ही सब पे कर देते हैं। एग्जैक्टली। फिजिकल कैश के भले ही इतने खर्च हैं, पर हम ऑलरेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी क्रांति देख चुके हैं। UPI रेवोल्यूशन की ही कहानी ले लीजिए। एक ही साल में 74 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस। क्रेजी, राइट? इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिजिटल पेमेंट्स पहले से ही हमारे सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल उठता है ना? अगर UPI पहले से ही इतना सक्सेसफुल है, हम सब इसे रोज यूज करते हैं, तो फिर इस नए ई-रूपी की आखिर जरूरत ही क्या है? ये एकदम वैलिड सवाल है। और सच कहूं तो इसका जवाब ही हमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC के मेन पर्पस की तरफ सीधे ले जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि ई-रूपी कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जिनकी वैल्यू आपको पता ही है, रोज ऊपर नीचे होती रहती है। ये बेसिकली हमारे इंडियन रुपी का ही एक टोकनाइज्ड डिजिटल वर्जन है। इसे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, एक सॉवरेन करेंसी के रूप में। सिंपली पुट, ये एग्जैक्टली वही पैसा है जो आपकी जेब में होता है, बस फर्क इतना है कि ये कंप्लीटली डिजिटल फॉर्म में मौजूद है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए ना एक सिंपल सी डिजिटल कैश वाली एनालॉजी सोचते हैं। ये वॉलेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने किसी दोस्त को अपने हाथ से 500 रुपए का नोट दे दिया हो। बस ये पूरा प्रोसेस डिजिटल तरीके से हो रहा है। इसमें होता क्या है? स्टेप 1, आप अपना ई-वॉलेट खोलते हैं। स्टेप 2, रिसीवर के डिवाइस पर टैप करते हैं। और स्टेप 3, फंड्स तुरंत सेटल हो जाते हैं। बैम, हो गया। सबसे कमाल की बात यह है कि इस पूरे बैकग्राउंड प्रोसेस में किसी बैंक के सर्वर का इंतजार नहीं करना पड़ता। Now what's really interesting about this slide is इन तीनों कैश, UPI और डिजिटल रुपी के बीच का डिफरेंस। देखिए, कैश में सेटलमेंट तुरंत होता है और छोटी रकम के लिए आपको अनोनिमिटी यानी प्राइवेसी भी मिलती है, लेकिन लायबिलिटी सेंट्रल बैंक की होती है। वहीं UPI की बात करें तो उसमें बैंक्स और NPCI जैसे इंटरमीडियरीज बीच में आते हैं और सेटलमेंट तुरंत नहीं होता, वो डिफर्ड होता है। लेकिन डिजिटल रुपी ना, ये एक्चुअली इन दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड है। इसमें आपको कैश जैसी इंस्टेंट सेटलमेंट और अनोनिमिटी तो मिलती ही है, पर साथ ही UPI जैसी कन्वीनियंस भी मिल जाती है, वो भी बिना किसी बैंक इंटरमीडियरी के। तो आप और हम जैसे आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में आखिर इसका क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसके लिए आपको किसी बैंक अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसफर्स एकदम इंस्टेंट होते हैं और वो फटे पुराने नोट्स चलाने का झंझट वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और सबसे कमाल की बात, खुले पैसों की प्रॉब्लम, ऑटो वाले भैया को एग्जैक्ट चेंज देना अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट चेंज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हमारी डेली लाइफ के फ्रिक्शन को लिटरली खत्म कर देती हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ई-रूपी का नेटवर्क से आजाद होना आखिर कितना बड़ा गेम चेंजर है। एक्चुअली NFC टेक्नोलॉजी का यूज करके आप लो नेटवर्क जोन्स में भी आराम से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी दूर दराज हिमालयन गांव में हैं जहां इंटरनेट का नामो निशान नहीं है। वहां भी इस ऑफलाइन फीचर का यूज करके आप आसानी से एक कप चाय खरीद सकते हैं। ये लिटरली अपने हाथ से फिजिकल कैश देने जैसा ही आसान और रिलायबल है। G+D इंडोनेशिया के पीटर शेरमॉल का एक बहुत ही एक्यूरेट कोट है, इफ यू लीव द बिग सिटीज कैश इज स्टिल किंग। और सच में ये एक कड़ी सच्चाई है।
आज भी बड़े शहरों के बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रस्ट की कमी की वजह से रूरल आबादी पूरी तरह से फिजिकल मनी पर ही निर्भर है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि ई-रुपी की ये ऑफलाइन फंक्शनैलिटी और गवर्नमेंट बैक ट्रस्ट इन आबादियों के लिए इतना ज़्यादा मायने रखते हैं। वैसे इस पूरे ट्रांजिशन में इंडिया अकेला नहीं है, पता है? पूरी दुनिया में करीब 114 देश इस वक्त डिजिटल करेंसीज पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंडोनेशिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो हमारी सिचुएशन से काफ़ी मिलता जुलता है। वहाँ 2000 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हज़ारों द्वीपों के बीच नेटवर्क कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस प्रॉब्लम को उनका डिजिटल रुपया सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का डिजिटल रुपी पायलट भी ठीक उसी तरह हमारे इतने विशाल और दूर दराज रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने पर ही फोकस कर रहा है। चलो मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स इनटू मॉडर्न फाइनेंस का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा, प्रोग्रामेबिलिटी। ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस डिजिटल पैसे को आप प्रैक्टिकली इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी तयशुदा मकसद या किसी ऑथराइज्ड जगह पर ही हो सके। इस मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा रियल लाइफ में समझने के लिए हम पर्पस बाउंड मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी किसान को फर्टिलाइजर सब्सिडी देना चाहती है, तो ई-रुपी को इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो पैसा किसान के ई-वॉलेट से सिर्फ और सिर्फ एक ऑथराइज्ड एग्रीकल्चरल वेंडर के पास ही खर्च हो सके और कहीं नहीं। ये एक ऐसी कमाल की खासियत है जो सीधे तौर पर फ्रॉड और सब्सिडी लीकेजेस को रोकती है और पैसे का बिल्कुल सही इस्तेमाल एंश्योर करती है। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, सिक्योरिटी। देखिए, प्रैक्टिकली हर सिस्टम के अपने रिस्क्स तो होते ही हैं, राइट? फिजिकल कैश में नकली नोट्स आने का या चोरी होने का डर होता है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल करेंसी में साइबर थ्रेट्स और डिवाइस खोने का रिस्क होता है। हालांकि ई-रुपी के केस में नकली नोट्स आने का तो प्रैक्टिकली कोई चांस ही नहीं है, और अगर आपका फोन या डिवाइस खो भी जाए तो इसमें रिकवरी ऑप्शंस मौजूद हैं। जबकि अगर आपका फिजिकल वॉलेट घूम गया तो वो पैसे वापस मिलना बिल्कुल नामुमकिन होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये ई-रुपी ना सिर्फ एक नई सुविधा नहीं है, बल्कि ये हमारी लॉन्ग टर्म नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। इससे प्रिंटिंग कॉस्ट में लगभग 40 बिलियन रुपीस तक की बचत होगी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस और रेमिटेंसेस बहुत तेज हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यूएस डॉलर पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। सच कहूं तो ये ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की तरफ एक बहुत ठोस कदम है। इस विश्लेषण के अंत में एक विचार उत्तेजक सवाल उठता है जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे ये पूरी दुनिया प्रोग्रामेबल सॉवरेन वेल्थ की तरफ बढ़ रही है, ये ऐतिहासिक बदलाव पैसों की बेसिक परिभाषा को ही कैसे बदल देगा। एक वक्त था जब सिक्के फिजिकल मेटल के हुआ करते थे, फिर वो पेपर बने और अब हमारे सामने ये कोड बन रहे हैं। इस नए फाइनेंशियल दौर में सीखने और देखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारे सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।